हेलो नमस्कार वंदनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE या नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसको, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसका एप्लीकेशन आपको आगे जाकर और मिलेगा जब हम कोलिजन पढ़ेंगे, है ना। जब हम कोलिजन में बातें करेंगे किसकी भैया, इलास्टिक कोलिजन की, इनइलास्टिक कोलिजन की, तब आपको और ज्यादा गहराई में पढ़ने को मिलेगा क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर जब आप सेंटर ऑफ मास पढ़ लेंगे, सेंटर ऑफ मास में हम ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि एक नाव खड़ी है, नाव से चढ़कर आप जा रहे हो किसी प्लेटफॉर्म पर, या प्लेटफॉर्म से उतरकर आप नाव पे जा रहे हो, या एक ही नाव में दो लोग खड़े हुए एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो नाव कहाँ मूव करेगी। तो हमको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी किसमें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में ही, है ना। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली एनएलएम का ही टॉपिक है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है ना। तो जितनी जरूरत हमको अभी इसकी है हम उतना इसको पढ़ लेंगे और इसको जहां जहां लगेगा वहां वहां अप्लाई करते चलेंगे, ठीक है ना। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें देते रहेंगे तो हम हाईली मोटिवेटेड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं देंगे तो नहीं रहेंगे, फिर भी रहेंगे, आपके लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और जान लेते हैं कि हमारे पास जो मॉड्यूल है उसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको प्रोवाइड करते हैं नीट के लिए स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, यानी कि आपके जो लेक्चर होते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको क्या देखने को मिलता है, एक लिंक देखने को मिलती है जहां से आप क्या कर सकते हो, डीपीपी डाउनलोड कर सकते हो। डीपीपी डाउनलोड करने के बाद आपको उसे सॉल्व करके देखना है, बन जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं बनती है तो आपको क्या करना है, जो डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन आएगा उसको देखना है। फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे, पीवाईक्यूज आपको कराए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन आपका होगा, वीकली टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन आपको कराया जाएगा, और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का भी प्रोविजन रहेगा जहां पर आप ये चेक कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं भाई न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। ये न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है आपको पता है, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 9-10 से, कि न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। क्या फोर्स हमेशा क्या करता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है। फोर्स कभी सिंगल नहीं रहता, हमेशा किस में रहता है, पेयर में रहता है। किस में रहता है, फोर्स हमेशा पेयर में रहता है। अगर कहीं आपने एक्शन लगाया है तो उसका रिएक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है। पहला पॉइंट, टू ईच एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन अपोज्ड इक्वल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट मैटर विच फोर्स वी कॉल एक्शन विच वी कॉल रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि कौन सा फोर्स एक्शन था और कौन सा फोर्स रिएक्शन था, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल्दी होता है। एक्शन रिएक्शन जो होता है बहुत जल्दी जल्दी होता है, बता नहीं सकते कि एक्शन कौन सा था, रिएक्शन कौन सा था देखकर। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि एक्शन और रिएक्शन जब एक्ट करते हैं, जैसे आप देखिए ये वॉल को धक्का दे रहा है एक भाई अपना क्या कर रहा है, वॉल को धक्का दे रहा है, तो हम बोल रहे हैं वॉल को धक्का दिया इसने, ठीक है ना। तो ये क्या कर रही है, वॉल इसे धक्का दे रही है F2 फोर्स से, ठीक है ना। ये जो F2 फोर्स है ये वॉल ने इस पर लगाया है, और F1 फोर्स है वो इंसान ने वॉल पर लगाया हुआ है। आई मेरी बात समझ में? तो हम बोलेंगे ये जो F1 और F2 है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। F1 एंड F2 आर एक्शन रिएक्शन पेयर। F1 एंड F2 आर एक्शन रिएक्शन पेयर। F1 एंड F2 आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ओके, अगर आपको एक्शन और रिएक्शन पेयर पता है कि भैया ये हो गए हैं, तो एक बात ये भी पता होगी कि एक्शन अलग सरफेस पे आता है, रिएक्शन अलग सरफेस पे आता है ना। एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट सरफेस पे आते हैं, नॉट ऑन द सेम सरफेस। दे आर नॉट ऑन द सेम सरफेस। दे आर नॉट ऑन द सेम सरफेस। दे आर नॉट ऑन द सेम सरफेस। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि एक्शन हमेशा जो फोर्स होगा वो एक पेयर में एग्जिस्ट करेगा, एक्शन और रिएक्शन के पेयर में। और ये बात भी याद रखेंगे कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक ही सरफेस पर नहीं आते, वो डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पर आते हैं, ठीक है ना। एक्शन एक सरफेस पे आएगा, रिएक्शन एक सरफेस पे आएगा। अगर जैसे मेरे पापा ने मुझे मारा, है ना, मेरे पापा ने मुझे ऐसे मारा, तो पापा के हाथ, पापा ने मुझे मारा,
ठीक है ना। तो एक्शन यहाँ आया, रिएक्शन उनके हाथ पे आएगा। आई मेरी बात समझ में? तो सरफेस बदल गया। तो जीवन में हमेशा याद रखना कि एक्शन रिएक्शन पेयर जो होगा वो हमेशा क्या करता है, अलग अलग सरफेस पे लगता है। आप कभी बता नहीं सकते कि एक्शन कब आया, रिएक्शन कब आया, क्योंकि इनके बीच में ज्यादा टाइम का डिफरेंस होता ही नहीं है। बिल्कुल जैसे ही एक्शन होता है वैसे रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, तीसरी बात, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, बस डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर इस इंसान ने वॉल पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो वॉल भी इंसान पर कितना लगाएगी? 10 न्यूटन का फोर्स लगा देगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे आर को पेयर्स ऑफ सिंगल इंटरेक्शन एंड नीदर फोर्स एग्जिस्ट विदाउट द अदर। हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी आपका जो फोर्स है वो बिना पेयर के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। 100 बात की एक बात है। ठीक, तो यही है आपका थर्ड लॉ, बस और कुछ भी नहीं है इस थर्ड लॉ में। अच्छा, आपने थर्ड लॉ को कभी एक्सपीरियंस किया है? बिल्कुल एक्सपीरियंस किया है सर। कुछ एग्जांपल्स देख ले थर्ड लॉ के। हाँ सर, क्या एग्जांपल है थर्ड लॉ के, बताइए। तो देखो, जब आप चलना चाहते हो जमीन पर, आप चलते हो तो आप क्या करते हो? जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पर चल रहा हूं तो मैं जमीन को क्या कर रहा हूं? पीछे की तरफ पुश कर रहा हूं। लेकिन जमीन तो भाई क्या है? जिद्दी है। जमीन बोलेगी मैं थोड़ी ना पीछे जाऊंगी, मैं तुम पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दूंगी। तो क्या करती है? जमीन भी मुझ पर फोर्स एक्सर्ट कर देती है। देखिए पहला पॉइंट, व्हेन यू वॉक यू इंटरेक्ट विद द फ्लोर, यू पुश अगेंस्ट द फ्लोर एंड द फ्लोर पुशेस अगेंस्ट यू। ओके, द पेयर ऑफ फोर्सेस अकर्स एट द सेम टाइम, दे आर साइमल्टेनियस। एक साथ काम करते हैं, साइमल्टेनियस है एक्शन और रिएक्शन। यहां पर आप इमेज भी देख सकते हैं कि एक मैडम है, मैडम की बहुत ही सुंदर सी स्टेलेटोज है। क्या है ये? स्टेलेटोज, है ना। अब क्या है, कई मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ, लड़कों को खासकर, कि ऐसे सैंडल या हील्स मत बोला करो, है ना। जैसे तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड्स होंगी ना, गर्लफ्रेंड्स होंगी, तो उनको हील्स मत बोला करो कि मैंने उनको हील्स दिला दी। उनको बोला मैंने उनको स्टेलेटोज दिलाया, स्टेलेटोज गिफ्ट किया, हाँ कि ना। तो मैं टर्म बता रहा हूँ आपको, याद रखोगे ना तो बहुत फायदा रहेगा। इसको क्या बोलोगे आप? स्टेलेटोज। अब ये है कि नहीं मुझे नहीं पता, ऐसे बोल देते हैं ना तो अच्छा लगता है अंग्रेजी में। हाँ तो भाई, तो इनने जो स्टेलेटोज पहने हुए हैं बड़े सुंदर से, ये क्या करना चाह रही है? चलना चाह रही है आगे की तरफ। तो ये क्या कर रही हैं? जमीन को पुश कर रही है पीछे की तरफ। जमीन को क्या कर रही है? पुश कर रही है पीछे की तरफ। तो जमीन बोल रही है मैं कैसे भैया, मैं कैसे पीछे हट जाऊं? तो जमीन ने क्या किया? रिएक्शन लगा दिया और फ्लोर ने इस पैर को पुश कर दिया आगे की तरफ, तो हम आगे की तरफ बढ़ गए। क्लियर? जी सर क्लियर। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, द टायर्स ऑफ द कार पुश अगेंस्ट द रोड व्हाइल द रोड पुशेस बैक ऑन द टायर, द टायर एंड रोड टाइम। हाँ वही बात है कि जो रोड है उस पर टायर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, लेकिन जो रोड है वो हार नहीं मानती और वो टायर पर आगे की तरफ फोर्स लगा देती है, तो टायर हमारा आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई एक नंबर में कि बताइए कि जब आप जमीन पर चल रहे हो तो बताओ वो न्यूटन के कौन से लॉ को वैलिड कराता है। मैं बोलूं उसमें कौन सा लॉ लगता है न्यूटन का, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शायद डीपीपी में भी आपको देखने को मिलेगा, कि स्विमिंग अगर आप करते हो तो स्विमिंग में कौन सा लॉ लगता है न्यूटन का। तो देखिए तीसरा पॉइंट वही है, इन स्विमिंग यू इंटरैक्ट विद वाटर, पुशिंग वाटर बैकवर्ड व्हाइल वाटर साइमल्टेनियसली पुशेस यू फॉरवर्ड एंड द वाटर पुश अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है ना, हम वाटर हम पे क्या करता है? लगातार फोर्स लगाता रहता है। आप इसको देखिए, आप देखिए भाई इस वाले डायग्राम को देखिए, इसमें यहां पर आप बोलोगे कि पीछे की तरफ क्या लगाया गया है? एक्शन लगाया गया है। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम? एक्शन लगा रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मैं क्या लिख रहा हूँ? दिखाई दे रहा है? हाँ सर, पीछे की तरफ हमने क्या लगाया है? एक्शन लगाया है। और पानी भी हार नहीं मानता, पानी हम पे क्या लगा देता है? रिएक्शन लगा देता है। पानी हम पे क्या लगा देता है? रिएक्शन लगा देता है। मुझे बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो इसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं? स्विमिंग कर पाते हैं। अब आप एक एग्जांपल ये भी देख लीजिए, इसमें एक बच्चा क्या कर रहा है? नाव से एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या? नाव से एक प्लेटफॉर्म पे से चढ़ने की, कूदने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये नाव से चढ़कर, नाव से उतरकर प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाएगा और पीछे देखेगा तो नाव पीछे की तरफ जाने लग जाएगी। क्या? नाव पीछे की तरफ जाने लग जाएगी। तो क्या हुआ? क्या हुआ भैया? आपने नाव को धक्का दिया, नाव ने आपको धक्का दिया, नाव ने आपको धक्का दिया, तभी आप प्लेटफॉर्म पे चढ़ पाए, और आपने नाव को धक्का दिया तो नाव पीछे की तरफ चली गई। समझ में आई बात? तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसे क्वेश्चन खासकर जब आप पहुंचोगे ना सेंटर ऑफ मास, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? बहुत सारे एग्जांपल्स सकते हैं, है ना, बहुत सारे एग्जांपल हो रहे हैं। जैसे अगर मैं इस पेन को ऐसे पकड़ रहा हूँ और ऐसे जोर से दबा रहा हूँ, इस पे एक्शन लगा रहा हूँ, तो ये मेरी उंगलियां क्यों दर्द कर रही हैं? अगर मैं इस पेन को जोर से पकड़ रहा हूँ, ऐसे दबा रहा हूँ, तो मेरी उंगलियां क्यों दर्द करने लग रही हैं? क्यों?
क्योंकि पेन भी क्या कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मेरी उंगलियों पर लगा रहा है, इसलिए मेरी उंगलियां क्या करने लग रही हैं भाई, दर्द करने लग जा रही हैं। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है न्यूटन के थर्ड लॉ के। पक्की बात है? जी सर पक्की बात है। अच्छा, यहां पर न्यूटन के थर्ड लॉ की बात तो हमने कर ली, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बात है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। देखो सबसे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, क्या इसको छोड़ेंगे अंग्रेजी को, अभी जो बात करना है जरा उसके बारे में जान ले। प्री नॉलेज हमारे पास क्या है, क्या बोलते हैं, प्री रिक्विजिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ में हमने ये बोला कि इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, क्या इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, है ना। इक्विलिब्रियम के लिए आपने बोला कि एफ नेट ऑन द सिस्टम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, एफ नेट ऑन द सिस्टम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस सिस्टम पर लग रहे हैं उसका नेट सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इससे हम बोल पाएंगे कि कोई बॉडी क्या है भैया, कोई बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी सिर्फ रेस्ट पे हो, है ना। ये भी हो सकता है कि बॉडी किस में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो। ये भी हो सकता है कि बॉडी किस में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो। वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। ठीक है ना, ये हमने देखा फर्स्ट लॉ में। फिर उसके बाद हम सेकंड लॉ पर चले गए। सेकंड लॉ ने ये बोला आपसे कि अगर कोई भी सिस्टम पर, सेकंड लॉ ने आपसे ये बोला कि अगर सिस्टम पर कहीं से भी गलती से अगर नेट फोर्स 0 नहीं होता, अगर नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होती है तो फिर क्या होता है, तो फिर ये होता है कि ये नेट फोर्स क्या कराता है भाई, एक्सेलरेशन जनरेट कराता है। बॉडी में क्या जनरेट करा देता है, एक्सेलरेशन जनरेट कराता है। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। क्या ये एकदम सही है? क्या ये हमेशा अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताओ तो आप एफ इज इक्वल टू एम ए बोलोगे क्या? नहीं सर, हम ये नहीं बोलेंगे। हम ये बोलेंगे कि एफ नेट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज 100% वैलिड। इसका एक स्पेशल केस है, कौन सा, ये एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। हाँ कि ना। अच्छा, अब डिफरेंशियल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन का बता दो डिफरेंशियल फॉर्म, तो आप क्या बताओगे उसको, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। ये मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर बिल्कुल समझ गए, 100% समझ गए। अच्छा, एक बात आपको यहाँ और इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। इतनी बात चल रही है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत प्यार से सुनना, बहुत प्यार से, है ना। यहाँ पर ये बात याद आ गई है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये डिफरेंशियल फॉर्म था, हमने इसको भी डिस्कस कर लिया, ओके। और हमने ये भी देखा कि अगर फर्स्ट लॉ से इसका कोई रिलेशन हो रहा है क्या, मतलब क्या सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ के साथ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो हमने बोला कि सुनो, अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए, या मैं बोलूँ अगर नेट फोर्स लगने वाला सिस्टम पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बच्चे गलती करते हैं वो बोल देते हैं कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नहीं, वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। पक्का? तो आप देख रहे हो ना कि सेकंड लॉ जो बात कर रहा है, एक्चुअल में जैसे ही आपने नेट फोर्स 0 किया, एक्सेलरेशन 0 हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो आप कहाँ पहुंच गए, फर्स्ट लॉ में ही पहुंच गए। तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड लॉ इज इनकंसिस्टेंट नहीं, इज कंसिस्टेंट विद फर्स्ट लॉ, इज कंसिस्टेंट विद फर्स्ट लॉ। ओके, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, यहां पर एक बहुत प्यारी सी चीज मैं आपको डिस्कस करके बताना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, है ना। यहां पर मैं ऐड कर लेता हूं एक स्लाइड। देखिए, हमने जब डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ लिखा, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, तो जरा बात कर लेते हैं इस डी एम बाई डी टी के बारे में। किसके बारे में, डी एम बाई डी टी के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज नथिंग बट एम डॉट, इसको एम डॉट भी बोला जाता है। एम डॉट मतलब, एम डॉट का मतलब होता है मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट। समझे क्या, बूझे क्या? नहीं सर, याद करो, इस चीज को समझो। चलो, मैं जो आपको बता रहा हूं इस चीज को आपको क्या करना है भाई, याद करना है कि डीएम बाई डी को क्या बोला जाता है, मास फ्लो रेट बोला जाता है। यानी कि डीएम बाई डी जो होता है वो मास का चेंज होना होता है, किसके साथ, टाइम के साथ। तो मास फ्लो रेट की यूनिट क्या होगी भाई, मास फ्लो रेट की यूनिट होती है केजी पर सेकेंड। क्या होती है, केजी पर सेकेंड। मास फ्लो रेट की यूनिट होती है केजी पर सेकेंड। क्लियर? जी सर क्लियर। ओ हो सर, ये आप बता क्यों रहे हैं, इसका एक रीजन है। डीपीपी में आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले, आपको उसको देखकर डर लग जाएगा, अरे यार सर ये क्वेश्चन कैसे होंगे। उसके लिए मैं आपको हिंट यहाँ पर दे रहा हूँ कि वहाँ डरना नहीं, यही चीज़ वहाँ पर आपको क्वेश्चन बनकर दिखेगी। देखिए,
हमने पढ़ा है कि जो मास होता है, क्या जो मास होता है वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। याद करिए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि रो इनटू वी, m इज इक्वल्स टू रो इंटू वी। ठीक है सर, नई बात क्या है? मैं भी मानता हूं कि कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी ही बात है। नई बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो मास फ्लो रेट होता है ना m डॉट, इसकी यूनिट क्या होती है? मास की, मास की यूनिट क्या होती है? kg होती है भाई। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं मास फ्लो रेट की। मास फ्लो रेट को आप कैसे लिख सकते हो? मास फ्लो रेट इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू एरिया इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। अच्छा, मतलब m डॉट इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब मैं इस v को ऐसे काट दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, अलग अलग बताने के लिए कर रहा हूं सिर्फ। ये वॉल्यूम है और ये कटा हुआ v क्या है? वेलोसिटी है। ये वॉल्यूम है और ये कटा हुआ v क्या है? वेलोसिटी है। आप यूनिट चेक करके देख लो ना कि वही आ रही है कि नहीं आ रही है, केजी पर सेकंड आ रही है कि नहीं। डेंसिटी जो होती है वो होती है केजी पर मीटर क्यूब, एरिया जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर क्यूब कट जाएगा, इससे क्या बचेगा? केजी पर सेकंड। ठीक है ना? तो आप बोल सकते हो बिल्कुल सही है यूनिट एकदम, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इज नथिंग बट मास फ्लो रेट। समझ में आ रहा है? सर ये एरिया किसका है, सर ये वेलोसिटी किसकी है, ये भी तो बताइए। देखो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि एक वाटर जेट है, एक पाइप है ना, पाइप है, इससे क्या निकल रहा है? जेट निकल रहा है, वाटर का जेट निकल रहा है, इससे वाटर का जेट निकल रहा है। अब मान लीजिए भाई ये वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दे देगा। ठीक है ना? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे देगा कि भैया यहाँ से कितना एरिया, कितना एरिया ऑफ द पाइप है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप आपको दे देगा। और क्या बोलेगा? वेलोसिटी दे देगा। क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा कि किस वेलोसिटी से पानी यहाँ से निकल रहा है। तो आप बता पाओगे कि पर सेकेंड इसके अंदर से कितना पानी निकला, पाइप के अंदर से पर सेकंड कितना पानी निकला। तो आप निकाल दोगे सीधे सीधे डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी करके, और आपको पता चल जाएगा पर सेकंड कितना पानी निकला। ठीक है ना? अच्छा सर, इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम? इसका यूज कर सकते हो आप सीधे सीधे क्या निकालने में? फोर्स निकालने में। क्या निकालने में? फोर्स निकालने में। कैसे? देखो, अगर आपको मास फ्लो रेट पता चल गया डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी से, तो इसका मतलब ये है कि आपको dm बाई dt पता चल गया है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ सर, हमको पता चल गया है। ठीक है ना? अच्छा, आपको पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो अपना क्या बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म है, वो ये है m dv बाई dt इज इक्वल प्लस v dm बाई dt। यही है कि नहीं है? हाँ सर, यही है। आप क्वेश्चंस में आपको मेंशन कर देगा कि ये जो जेट है, ये जो जेट निकल रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल रहा है। इसकी वेलोसिटी क्या है भाई? कांस्टेंट है। इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट आपको दे दी जाएगी तो आप dv बाई dt क्या कर पाओगे भैया? डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी लगातार क्या बनी हुई है? कांस्टेंट बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि बताओ कितने फोर्स से ये पानी निकल रहा है, कितने फोर्स से ये पानी निकल रहा है, तो आप सीधे से निकाल सकते हो v, यानी कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इंटू dm बाई dt। और dm बाई dt आपने कैसे निकाल लिया है बताओ मुझे? रो इंटू ए इंटू वी करके, रो इंटू ए इंटू वी करके। अरे हाँ कि ना? इसका मतलब ये है एफ नेट इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वी का स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट एफ नेट। ये मैंने कैसे किया? अरे भाई आप देख सकते हो ना, v इंटू डी एम बाई डी टी था, है ना? ये v क्या है? वेलोसिटी है, तो मैं इसको काट के लिख देता हूँ ऐसा। dm बाई dt की वैल्यू आपने निकाल ली है रो इंटू ए इंटू वी, तो कितना आ गया? रो इंटू ए इंटू वी का स्क्वायर। क्लियर? अब समझ में आया? तो एफ नेट किसके बराबर आ गया? डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर। ऐसा पूछा जाएगा कि बताइए जेट जाकर जब किसी पर्टिकुलर बॉडी को हिट करेगा तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? तो ये इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा। आ गई बात समझ में? जी सर समझ में। पक्का? हाँ सर पक्का। एक चीज और सुनिए, अब इतना आपने सुन लिया है प्यार से, तो एक चीज और सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके पास जब मास होता है ना, जब आपके पास सीधा सीधा मास होता है और वेलोसिटी होती है ना, तो आप क्या करते हो? अगर आपको कोई बोले कि यार फोर्स निकालो, तो आप बोलोगे कि सुनो ना, मैं फोर्स तभी निकाल पाऊंगा जब मैं क्या निकाल पाऊं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल पाऊं। यानी कि मुझे वेलोसिटी, मास के साथ साथ टाइम की भी रिक्वायरमेंट है, तभी मैं फोर्स निकाल सकता हूं। हाँ कि ना? अरे भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स निकलता है, सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स नहीं निकलता।
चेंज ऑफ मोमेंटम से तो इंपल्स निकलता है, हाँ कि ना यार? कनेक्ट है, सारी चीजें कनेक्ट है, देखो कनेक्टेड है सारी चीजें, समझो मेरी बात। अगर आपको चेंज इन मोमेंटम दे रहा है तो आप उससे इंपल्स सीधे सीधे निकाल सकते हो, लेकिन चेंज इन मोमेंटम के साथ अगर आपको ये बता रहा है कि ये मोमेंटम का चेंज इतने टाइम में आया है तो ही आप फोर्स निकाल सकते हो। क्लियर बात है? अच्छा, अब मान लो आपको ये दे दिया गया, मास फ्लो रेट दे दिया गया, एम डॉट दे दिया गया और वेलोसिटी दे दी गई, तो क्या आप इससे सीधे सीधे फोर्स निकाल सकते हो? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें हमको टाइम की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी यूनिट में खुद एक टाइम की यूनिट घुसी हुई है, केजी पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आप सीधे सीधे v इंटू डी एम बाई डी टी से क्या निकाल सकते हो? एफ नेट निकाल सकते हो। नहीं आई मेरी बात समझ में? नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे ये सब ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं, ये सब ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं। m dv बाई डी टी होता है, अभी बताया आपको, प्लस v dm बाई डी टी होता है। ऐसे केसेस में वेलोसिटी कांस्टेंट कर देगा तो आपके पास सेकेंड टर्म ही बचेगी, ठीक है ना? तो मास फ्लो रेट इज नथिंग बट dm बाई डी टी, इसको v से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप सीधे सीधे क्या निकाल सकते हो? एफ नेट निकाल सकते हो, क्योंकि dm बाई डी टी इज नथिंग बट m डॉट। लेकिन अगर आपको सिर्फ मास दिया होता, वेलोसिटी दी होती, तो आपको मोमेंटम चेंज के साथ एक टाइम भी चाहिए होता, तभी आप एफ नेट निकाल पाते। क्लियर बात है? जी सर क्लियर बात है। तो इस एक स्लाइड में मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी हैं जिससे आपके डीपीपी के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। प्लीज 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 इस कंसेप्ट को समझकर रखना। पक्का? जी सर पक्का। 100%? हाँ सर 100%। आपको बोल देगा ऐसे क्वेश्चन, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन के ही क्वेश्चन हम बात कर लेगा, थोड़ी सी डिस्कस कर ले, क्योंकि रॉकेट प्रोपल्शन में भी क्या होता है? कंजर्वेशन लगता है। बिल्कुल, रॉकेट प्रोपल्शन भी क्या है? एक थर्ड लॉ की ही एप्लीकेशन है भैया, कि जितना एक्शन लग रहा है उतना रिएक्शन मिल रहा है, तभी तो आपका रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो रॉकेट प्रोपल्शन के जो केस है उसमें आपको ये लगातार दिखेगा कि भाई ये वाले केसेस आपको लगाने पड़ेंगे। एम डॉट इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी वाले, एफ नेट इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी वाले, ऐसे केसेस आपको लगाने पड़ेंगे। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा कि भाई कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट पे लगातार मास गिर रहा है, हम कुछ रेत गिरा रहे हैं, हम कुछ पत्थर गिरा रहे हैं, गिराने का रेट है भाई, मास फ्लो रेट दे देगा आपको कि इस रेट से मास गिर रहा है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, और उस कन्वेयर बेल्ट को लगातार कांस्टेंट स्पीड में बनाए रखना है, तो बताओ कितना फोर्स लगेगा। यही मेरी बात समझ में? अरे ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा भाई, बोलेगा एक कन्वेयर बेल्ट है, ऐसा कन्वेयर बेल्ट आपको दे देगा और बोलेगा ये कन्वेयर बेल्ट क्या कर रहा है भाई? आगे की तरफ भाग रहा है। कन्वेयर बेल्ट है और इसको v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड से भगाना है, मतलब इसकी वेलोसिटी गिरनी नहीं चाहिए। अच्छा, और यहाँ पर कुछ लगाया हुआ है जिससे पत्थर या कुछ भी, रेत हो, पत्थर हो, सीमेंट हो, कुछ भी हो, उसका आपको मास दे देगा, मास फ्लो रेट, कि भाई 4 kg पर सेकेंड से, पर सेकेंड 4 kg मास इस पर गिर रहा है, इस कन्वेयर बेल्ट पे 4 kg का मास पर सेकेंड गिर रहा है। हर सेकेंड में क्या हो रहा है? 4 kg का मास गिरता जा रहा है। तो बताओ अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट बनाकर रखनी है तो कितना फोर्स इस पर लगाना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप बोलोगे भाई F इज इक्वल्स टू V इंटू डी एम बाई डी टी। अब आपको V की वैल्यू 4 दी है, कांस्टेंट ही चलनी चाहिए, डी एम बाई डी टी आपको दे दिया है कितना? 4 kg पर सेकेंड, तो आप बोलोगे 16 न्यूटन का फोर्स। ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डीपीपी में आपको सॉल्व करने को मिलेंगे, तभी मैं आपको ये सारे कंसेप्ट क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। ये है मेन एक स्लाइड जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस करके बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। तो यार ये कब लगा सकते हैं, कब इसकी बात करनी होगी, आओ इन सारी चीजों पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। चलो पहले अंग्रेजी पढ़ ले। अंग्रेजी क्या बोल रही है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, देन पी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा, अगर सिस्टम पर नेट फोर्स जो लग रहा है वो 0 हो जाए तो जो आपका मोमेंटम है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। इट मींस इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, बात है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की। किसकी बात है? एक्सटर्नल फोर्स की। इंटरनल फोर्स की कहीं बात नहीं हो रही। हमेशा इंटरनल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होकर एक दूसरे को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। इसलिए हम कभी भी बात नहीं करते इंटरनल फोर्स की, हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ में आया? नहीं सर कुछ समझ में नहीं आया। आओ बात करेंगे। हमने अभी तक पढ़ा कि एफ नेट इज नथिंग बट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन अभी आपने सिर्फ इतनी बात की कि नेट फोर्स अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा? नेट फोर्स अगर 0 हो जाएगा तो आपने बोल दिया एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया, ये डिस्कशन का एक पार्ट हो गया। जरा दूसरे पार्ट पे चलते हैं डिस्कशन के कि अगर इफ
एफ नेट इज जीरो, इफ एफ नेट इज जीरो, अगर एफ नेट क्या है, जीरो है, इफ एफ नेट इज जीरो, फिर क्या करेंगे, इफ एफ नेट इज जीरो तो क्या करना होगा, तो यार ये बात पक्की है कि डेल पी जो होगा वो भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फाइनल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इससे क्या समझे, इससे हम ये समझे कि मोमेंटम इज नथिंग बट कांस्टेंट। अरे भैया मोमेंटम कांस्टेंट चल रहा है तभी तो चेंज इन मोमेंटम जीरो आ रहा है। आई मेरी बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा 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 अच्छा, मतलब इनिशियल मोमेंटम अब फाइनल मोमेंटम के बराबर होने लग जाएगा। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनने लगेंगे, देखो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो बॉम्ब एक्सप्लोजन वाले केसेस, किसमें, बॉम्ब एक्सप्लोजन के केसेस। जब हम पढ़ेंगे ना सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस, क्या हम कोलिजन पढ़ेंगे तब हम बॉम्ब एक्सप्लोजन भी पढ़ लेंगे, वहां कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम देख लेंगे, ठीक है ना। बॉम्ब एक्सप्लोजन, बोट केसेस, बोट केसेस मतलब बोट पर दो इंसान खड़े हुए हैं और एक दूसरे की तरफ आते हैं चल के, तो बोट कहाँ जाएगी, आगे जाएगी पीछे जाएगी, कितना आगे जाएगी कितना पीछे जाएगी, ये सारे केसेस आप देखोगे कब, जब आप पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास। अच्छा, वहां लगेगा कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ही, किसका, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ही, ठीक है। और कौन से केसेस, रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन है ना, रिकॉइल ऑफ गन में भी आप लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और सबसे ज्यादा तो आप लगाओगे कहां पर, कोलिजन में, कहां पर, कोलिजन में, ठीक है ना। तो इतने सारे केसेस में क्या लगने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगने वाला है ना। अलग अलग चैप्टर में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देंगे, डरेंगे बिल्कुल भी नहीं। पक्का, जी सर पक्का, 100%, जी सर 100%। चलो आगे बढ़े, है ना। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपसे कोई बोले कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, इसका मतलब यह है कि नेट फोर्स क्या है, सिस्टम पर जीरो है। और ये नेट फोर्स कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल होना चाहिए। ये नेट फोर्स कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल नेट फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए भाई, जीरो होना चाहिए। इंटरनल हो सकता है, सिस्टम के बीच में अंदर के अंदर क्या हो सकता है, इंटरनल फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है, बट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे हम बात करें, चलो एक केस उठा लेते हैं हम, किसका, रिकॉइल ऑफ गन का। रिकॉइल ऑफ गन की बात करते हैं। रिकॉइल ऑफ गन में क्या होता है, एक गन होती है प्यारी सी, छोटी सी, प्यारी सी, नन्ही सी, आई कोई परी, आओ, ये क्या है, गन है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एक गन है ना, इसके अंदर बुलेट है। ये मैं देख रहा हूँ t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, अभी तक गन चली नहीं है, तो बुलेट क्या है भाई, अंदर है गन के, ठीक है। मान लिया मैंने जो गन का मास है वो कैपिटल M है, ठीक। गन की जो वेलोसिटी है वो कैपिटल V है, ठीक है। जो बुलेट का मास है वो स्मॉल m है, और जो बुलेट की वेलोसिटी है वो छोटा v ले लेता हूँ, ठीक है, कि u ले लो सर, u ले लो, है ना। जो गन की वेलोसिटी होगी, जो बुलेट की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u होगी। लिखकर बता दूं, लिखकर बता दीजिए सर। तो देखिए m इज, कैपिटल M इज मास ऑफ गन, कैपिटल V इज वेलोसिटी ऑफ गन, है ना। स्मॉल m इज नथिंग बट मास ऑफ बुलेट, अरे वो वाली बुलेट नहीं, वो वाली बुलेट है ये, ठीक है। मास ऑफ बुलेट एंड स्मॉल u है ना, u ले लिया मैंने, तो u इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। अच्छा, इनिशियली अगर मैं आपसे देखूं, इनिशियली आपसे जब मैं पूछूं कि t इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या दिख रहा है, तो आपने बोला कि अभी तो पूरा का पूरा सिस्टम किस पर है, रेस्ट पर है। पूरा का पूरा सिस्टम किस पर है, रेस्ट पर है, ठीक है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ, 0 हुआ, हाँ सर, इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, 0 हुआ। अब बात करते हैं थोड़ी देर बाद की और आपके कॉमन सेंस की। मुझे बताओ, जब गोली चलती है, जब आप गन चलाते हो, आपने तो चलाई नहीं होगी, मैंने भी नहीं चलाई कभी, लेकिन हाँ देखा जरूर है वीडियोस में कि जब भी आप फायर करते हो गन से तो एक झटका आता है कंधे पे। अगर आपने कंधे पे गन रखी है तो, अगर हाथ पे पकड़ी तो हाथ पे एक क्या आता है, झटका आता है ना।
एक हाथ पे झटका आता है, कंधे से चलाया तो कंधे पे झटका आता है ना। अगर आप तोप देख रहे हैं, कोई तोप चल रही है तो तोप जमीन को झटका देती है, देखा होगा कि नहीं देखा होगा? हाँ सर देखा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिकॉइल। इसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉइल। और ये इतना तगड़ा होता है कि कभी कभी तो कंधा तोड़ देता है भाई, कंधा डिसलोकेट कर देता है। ऐसा छोटा मोटा रिकॉइल नहीं होता। बोलते हैं कि गन चलाने के लिए अच्छा खासा प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। ऐसा नहीं कर सकते कि सो के उठ के आज मैं जाऊं और गन लगाऊं, कंधे पे टिकाऊंगा और भाट से चला दूं। अगर मैंने चलाया तो कंधा चला जाएगा पीछे, है ना, फिर मुझे ऐसे करके पुष्पराज बन के ऐसे घूमना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। तो ये बात आपको पता है कि जैसे ही गन चलेगी वेलोसिटी ऑफ बुलेट आगे की तरफ होगी और एक रिकॉइल आएगा इस गन में और गन पीछे की तरफ ट्रैवल करना चालू कर देगी, है ना। ये कॉमन सेंस बोलता है आपका कि नहीं? बिल्कुल बोलता है। तो आओ जरा इसका एक डायग्राम बना लूं। आओ जरा इसका मैं एक डायग्राम बना लूं। ये है गन, ये है गन। ओहो हो, गन थोड़ी सी अच्छी बनानी पड़ेगी मुझे, चौड़ी गन। ठीक है, ये है हमारी गन। अब बुलेट निकल चुकी है बाहर, अब बुलेट बाहर निकल चुकी है। ये देखिए बुलेट बाहर निकल चुकी है, ठीक है ना। हमने देखा कि इसका मास है स्मॉल m और इसके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है? स्मॉल v, नहीं u। कितनी है? u। चलो, तो हमने बोला भाई इसके पास वेलोसिटी है u। वैसे ही मैंने बोला गन में क्या दिख रहा है, तो आपने बोला भाई गन का मास था कैपिटल M, लेकिन इसके पास भी वेलोसिटी आ गई है पीछे की तरफ v। ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो। इसका मतलब ये हुआ कि यार यहां पर तो फाइनल मोमेंटम आ गया, इनिशियल तो 0 था, हाँ। और t इज इक्वल टू टी सेकेंड पर जब मैंने देखा, t इज इक्वल टू टी सेकेंड पर जब मैंने देखा तो ये हो रहा था। तो इसका मतलब यह है कि यहां एक फाइनल मोमेंटम आ गया है। वो फाइनल मोमेंटम कैसा है जरा देखिएगा। क्या मैं बोल सकता हूं फाइनल मोमेंटम इज नथिंग बट कैपिटल M मास इनटू ये वेलोसिटी। क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको माइनस v बोल दूं? जी सर बोल दीजिए। प्लस m इंटू यू। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार चीज। तो फाइनल मोमेंटम आपने लिखकर देख लिया, इनिशियल मोमेंटम आपके पास था। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यार इस गन को चलाने के लिए हमने कोई बाहर से फोर्स लगाया है क्या? है? हाँ सर आपने ट्रिगर दबाया ना। अरे ट्रिगर तो दबाया है, ट्रिगर तो सिर्फ रिलीज करने के लिए, स्प्रिंग को रिलीज करने के लिए हमने दबाया है और कुछ नहीं किया। हमने अंदर गोली पर जाकर कोई धक्का लगाया है क्या? नहीं। अगर लगा भी है तो वो इंटरनल फोर्स है। जो गोली पर धक्का लगा है, जो ट्रिगर दबाया है, जो स्प्रिंग छूटी है, वो सब के सब क्या है? इंटरनल फोर्स है। कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो इस सिस्टम पे बाहर से आकर लगा हो, कि मैंने बाहर से कोई फोर्स लाया हो और सिस्टम के अंदर घुसाकर गोली पर वो फोर्स लगाया हो। नहीं, जो भी फोर्स लगाया है वो इंटरनल फोर्स है। तो हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। हम यहां बोल सकते हैं देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, there is no external force acting on the system, there is no external force acting on the system, acting on the system. This implies F net is equals to 0. This implies F net is equals to 0. क्या? F net is equals to 0. ये F net क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है भाई। ये बार बार नहीं बोल रहा हूं मैं, एक बार, दो बार, तीन बार बताऊंगा, उसके बाद बोलना बंद कर दूंगा। ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। और ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है भैया? 0 है। तो सिंपल सी बात हो गई कि यहां पर आप सीधे सीधे बोलोगे कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होना चाहिए, अगर ये हो रहा है तो। ठीक है, तो आपने बोला भाई इस केस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब यह है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। जैसे ही आपने बोली बात, बस खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। आपने बोला इनिशियल मोमेंटम बराबर होना चाहिए फाइनल मोमेंटम के, बट इनिशियल मोमेंटम तो है 0 और फाइनल मोमेंटम है माइनस mv प्लस mu। क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, जी सर एकदम क्लियर है। अब आपसे क्या होता है, वो पूछता है, क्या पूछता है? इन 4 चीजों में से 1, 2, 3, 4, इन 4 चीजों में से 3 चीजें गिवन देके आपसे चौथी चीज पूछ लेता है। हो सकता है आपको मास ऑफ गन दे दे, मास ऑफ बुलेट दे दे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे दे और पूछे कि बताओ कितना रिकॉइल जनरेट हुआ, यानी कि गन की वेलोसिटी कितनी थी। अब आपको पता है कि गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट ही होगी, तो माइनस माइनस साइन से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो सिर्फ आपसे पूछेगा वैल्यू बता दो कितनी है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे और आंसर निकालोगे, है ना। ये मैंने आपको रिकॉइल ऑफ गन समझाया है। क्या समझाया है? रिकॉइल ऑफ गन। यहाँ हेडिंग डाल देता हूं, है ना, रिकॉइल ऑफ गन समझा दिया, रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन मैंने आपको ये समझा दिया।
एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो इतने सारे केसेस हैं वो मैं आपको सिर्फ यहाँ नहीं समझा रहा क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें हैं ना सेंटर ऑफ मास में समझ में आएंगी। तो जैसे ही सेंटर ऑफ मास हम समझ लेंगे, कोलिजन हम पढ़ लेंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हो सकते हैं लीनियर मोमेंटम के, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के, वो हम पढ़ लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमने शुरू के 3 लेक्चर ही पढ़े हैं, हम यहाँ पर रणछोड़दास छांछड़ नहीं बनेंगे, ठीक है ना, कि एकदम बिल्कुल अरे अब तो सब आता है, सब पढ़ लिया, इधर से भी पढ़ लिया, उधर ना ना ना, जो जरूरी है वही पढ़ेंगे, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि सब पढ़ लिया। जितनी जरूरत है मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा। और एक बात याद रखिएगा, मार्क्स बोलेंगे आपके मार्क्स बोलेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके दोस्त भी होंगे जो होशियारी में बिलीव करते हैं। क्या करते हैं? होशियारी में बिलीव करते हैं, ज्यादा होशियारी मारेंगे। अरे तुझे आता है, अच्छा तुझे आता है, बता ऐसा होता है तो बता वैसा क्यों होगा, बता ब्लैक होल में ये चीजें क्यों होती, तू तो फिजिक्स पढ़ता है, तुझे तो फिजिक्स पसंद है ना, बता ब्लैक होल में ऐसा क्यों होता है, बता सन में ऐसा क्यों होता है। देखो ये नॉलेज रखने अच्छी बात है आपको है तो, लेकिन क्या ये नॉलेज आपको मार्क्स देगी? नहीं देगी। पहले मार्क्स ले आओ, पहले आप क्या कर लो, क्वालिफाई कर लो एग्जाम्स को, अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, फिर आप ये होशियारी बघारना, है ना। पहले से होशियारी बघारने से कुछ नहीं होगा, मार्क्स बोलेंगे आपको। समाज क्या मांगता है आपसे? आपके नंबर मांगता है। नंबर ले आओगे तो समाज आपकी रिस्पेक्ट करेगा, नंबर नहीं लाओगे तो समाज बोलेगा कि ये कर नहीं पाएगा, इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इधर घूमता रहता था, फोन चलाता रहता था, इसकी तो गर्लफ्रेंड थी और ये था और वो था। लेकिन अगर आप मार्क्स लेकर आ जाओगे तो पूरा समाज यही बोलेगा कि अरे कोई बात नहीं बेटा, देखो आप गेम खेलकर भी पढ़ाई कर सकते हो, बेटा आप मोबाइल चलाकर भी पढ़ सकते हो, देखो वो नंबर लेकर आया है, देखो बेटा आप गर्लफ्रेंड रखकर भी क्या कर सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो पढ़ाई पे, देखो बेटा वो लेकर आया है। समझ रहे हो कि नहीं? तो मार्क्स से ही सारी चीजें तोली जाती हैं। तो ये फालतू के जो आपके दिमाग में भ्रम है ना कि मैं इधर से भी पढ़ लेता हूं, मेरा नॉलेज बोलेगा, अरे भैया नॉलेज अच्छी बात है रखो, लेकिन जहां जरूरत है जिस चीज की पहले वो करो, है ना। वो क्या बड़ी अच्छी इंग्लिश की कहावत है, व्हेन यू आर इन रोम बिहेव लाइक रोमन्स, पता नहीं कुछ है, पता नहीं अंग्रेजी में, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में मुझे बता दो। मैं भी, मेरी मैम थी एक स्कूल में, बड़ी फेवरेट मेरी मैम थी, बहुत ही प्यारी इंग्लिश बोलती थी वो, बड़े अच्छे अच्छे ऐसे यूज़ करती थी फ्रेजेस, इडियम्स बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छे अच्छे। उन्हीं ने ऐसा बोला था कि व्हेन यू आर इन रोम बिहेव्स लाइक रोमन्स। मतलब कुल मिला के बात यही है कि आप जहां पर हो आप वैसा ही बिहेव करो। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेडिकेटेड नीट की प्रिपरेशन करो। कई बच्चे होते हैं होशियारी में एडवांस लेवल पे चले जाते हैं जेई के, बोलते हैं नहीं हम क्या करते हैं जेई एडवांस को पढ़ते हैं, उससे नीट तो हो ही जाएगा। गलत, बहुत गलत अप्रोच, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एक लेवल ऊपर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो बिल्कुल सही तरीका है, जेई मेंस तक आप पहुंच सकते हो, वहां के क्वेश्चन आप देख सकते हो, जरूरी नहीं देखो, नीट के प्रीवियस ईयर देख लो, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, और उसके बाद टाइम बचे तो जेई मेंस के देख लो क्वेश्चन, लेकिन आपको एडवांस से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं ना, होशियारी बघारने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। चलिए, तो यहां पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है, किसके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। सबसे पहली बात है कि सिस्टम पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए, तभी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा। क्या सिस्टम पर इंटरनल फोर्स हो सकते हैं? हाँ सर, सिस्टम पर इंटरनल फोर्स हो सकते हैं। क्लियर बात है? हाँ सर। जैसे नाव की बात मैं करूं, नाव पे अगर पैर रखकर आप प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हो, है ना, और नाव पीछे की तरफ जा रही है, आप प्लेटफॉर्म पे चढ़ रहे हो, तो यहां पर इंटरनल फोर्स है। आपने जो नाव पर फोर्स लगाया, नाव ने जो आप पर फोर्स लगाया, वो इंटरनल फोर्स है। लेकिन अगर मैं नाव और आपको एक सिस्टम मान लूं, तो क्या इस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स आया है? नहीं, बाहर से कोई फोर्स नहीं आया। यहां पर हम बोलेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। समझना मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। अभी आपको केस दिखाऊंगा, समझ में आएगा। तो आपको ये चीज समझ में आई, रिकॉइल ऑफ गन, हाँ, ये इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे क्वेश्चंस आपके। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अरे ये भी मैंने आपको बता दिया क्या? हाँ, ये भी मैंने आपको बता दिया, रिकॉइल ऑफ गन, और ये चीज़ जो है ये इसके बाद में लगा देता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये नॉलेज जो मैंने आपको दी थी ये वाली, ये है आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज, है ना। इससे आपके डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना जी सर। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़े। अगर आपको कभी डाउट लगे ना कि यार ये जो इतना सारा फॉर्मूला लिखा है ये क्या सही में फोर्स निकाल कर देगा, तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना, मतलब इसके डायमेंशंस निकाल के देख लेना। जैसे डेंसिटी का डायमेंशन है केजी पर मीटर क्यूब, एरिया का डायमेंशन है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो देखो मीटर क्यूब से मीटर और ये कट जाएगा, मीटर क्या बचेगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। मतलब ये आपको क्या देगा? फोर्स की ही यूनिट निकाल कर देगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और देखिए अब, अरे आगे क्यों नहीं आ रहा? हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहला, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द गन रिकॉइल्स
और गिव्स अ किक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इसी को आप रिकॉइल ऑफ गन बोलते हो। ये देखिए आपने आगे की तरफ चला दी बुलेट तो पीछे की तरफ झटका आता है, जिसका केस मैंने आपको समझा दिया। दूसरा, व्हेन अ मैन जंप्स फ्रॉम अ बोट टू द शोर द बोट स्लाइटली मूव्स अवे फ्रॉम द शोर। ये देखो है ना, आप क्या कर रहे हो, कूद रहे हो, अपनी नाव से आगे की तरफ जा रहे हो, एक्शन इधर है तो आपकी नाव पीछे की तरफ खिसक जाती है। लेकिन अगर आप इसको पूरा का पूरा सिस्टम मानो, अगर आप इसे पूरा का पूरा सिस्टम मानते हो तो यहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एफ नेट कितना है, 0 है। सिस्टम पर बाहर से कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया है, अंदर हो सकता है सिस्टम के, इंटरनल फोर्स अंदर है, मैं ये मान रहा हूं कि सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्स है, बट इंटरनल फोर्स को हम काउंट नहीं करते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू एम में जो लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ नेट एक्सटर्नल फोर्स के लिए लिखा जाता है। नेक्स्ट, a rocket works on the principle of conservation of momentum. As the fuel in the rocket undergoes combustion, the burned gases leave the body of the rocket with a large velocity in downward direction and thus provide upthrust to the rocket. तो रॉकेट प्रपल्शन भी किस पर काम करता है भाई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर काम करता है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ते हैं, आओ आगे क्या है, एक क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोशिश की करने की, हाँ कि नहीं बैठे रहे, कुछ नहीं किया, इधर उधर बात कर ली है, ऐसा नहीं करना है यार, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है ना बाबा। क्या है, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन हैविंग मास इक्वल टू 5 kg, ठीक है। इफ अ बुलेट ऑफ 25 ग्राम एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड आफ्टर फायरिंग फ्रॉम द गन। अच्छा, हमको रिकॉइल वेलोसिटी पता करनी है, वही बात है। क्या डायग्राम बनाऊं, क्या जरूरत है बताने की, नहीं, हमने पढ़ तो लिया ना यार, ये केस हमने यहाँ समझ तो लिया है। हम क्या इतने वो हैं, क्या गधे हैं कि हमको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या होने वाला है। फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिर ये सब करूंगा, क्या मतलब है। आपको पता है भाई कि रिकॉइल वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम करना है। इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, फाइनल मोमेंटम ये होगा, इससे आप क्या निकाल सकते हो, सीधे सीधे रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकते हो। क्या है इसमें ऐसा भाई जो नहीं बनेगा, आपको बताओ मुझे, है ना। चलो लिखता हूं मैं, कैपिटल एम वी इज इक्वल्स टू स्मॉल एम यू, है ना। हमको निकालना है मास इक्वल टू 5 kg, कैपिटल एम आपको दिया है 5 kg, हमको वी निकालना है। एम की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 25 ग्राम, तो 25 इंटू 10⁻³ kg इंटू वेलोसिटी दी गई है आपको कितनी, 500 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 5 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -3 थी, ये 2 थी, ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -3 2 -1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, सही है ना। तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 25/10 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में देखो है कि नहीं है आंसर। अब यहाँ डायग्राम बनाऊं, मैं समझाऊं कि बेटा पहले ऐसा हो रहा था, बाद में ऐसा हो रहा है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इनफ टाइम दे दिया है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को। यहाँ पर आपने क्या लगाया है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज व्हाट, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गन ऑफ मास 10 kg फायर्स 4 bullets per second, okay, the mass of each bullet is 20 gram and the velocity of the bullet when it leaves the gun is 300 meter per second, the force required to hold the gun। आपको कितना फोर्स लगेगा गन को होल्ड करने के लिए, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कितना फोर्स लगेगा हमारे कंधे पर या फोर्स कितना गन लगाएगी हम पे, ठीक है। तो आप देखिए मास ऑफ अ गन ऑफ मास 10 kg, आपको कैपिटल एम कितना दिया हुआ है, 10 kg, फायर्स 4 bullets, 4 बुलेट पर सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है ना। द मास ऑफ ईच बुलेट इज, स्मॉल एम आपको दिया हुआ है 20 ग्राम्स, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट लीव्स द गन इज 300 मीटर पर सेकेंड, यू की वैल्यू आपको 300 मीटर पर सेकेंड दी गई है। क्या पूछ रहा है, कितना फोर्स लगेगा, तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, उसी से आप फोर्स निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको टाइम नहीं दिया है बट दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है, 4 पर सेकेंड, एक सेकेंड में 4 बुलेट आपने फायर की है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकाला जाएगा, 4 बुलेट n इंटू एम इंटू वी, क्यों एम वी माइनस एम यू करना चाहिए ना वैसे तो सर है ना। और यहाँ पर टाइम आपको दिया हुआ है पर सेकेंड, n की वैल्यू आपको 4/4 पर सेकेंड दी गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इनिशियली तो क्या होगी भैया, रेस्ट पर ही होने वाली है चीज़ें। अरे आपकी बुलेट इनिशियली क्या होगी, रेस्ट पर होगी, तो आपने बोला भैया इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दो, चलो। फाइनल वेलोसिटी आपको 300 मीटर पर सेकेंड दी गई है, फाइनल वेलोसिटी आपको 300 मीटर पर सेकेंड दी गई है, तो 4 पर सेकेंड इंटू एम वी यानी कि 4
इंटू मास दिया हुआ है बुलेट का कितना 20 ग्राम, इसको मल्टीप्लाई करो 10⁻³ से, वेलोसिटी दी गई है 3 × 10⁻², है ना, ये है पर सेकेंड। याद रखना टाइम का टर्म है यहाँ पर, ठीक है, तो del P/dt ही आप निकाल रहे हो, तो 4 × 20 × 3 × 10⁻⁻1, ठीक है ना, तो इज इक्वल्स टू 4 × 20 × 3 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8 या 24, यानी कि 24 न्यूटन इज द आंसर। 24 न्यूटन इज द आंसर। इतना ही फोर्स आप पर लगाएगी गन, तो गन को होल्ड करने के लिए आपको 24 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉय ऑफ मास 25 kg स्टैंड्स ऑन अ बोर्ड ऑफ मास 10 kg। देखो आगे ना क्वेश्चन, अ बॉय ऑफ मास 25 kg स्टैंड्स ऑन अ बोर्ड ऑफ मास 10 kg। एक बोर्ड है, उस पर एक बॉय खड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो बॉय है उसका मास है कैपिटल M 25 kg, ठीक है ना, और स्मॉल m आपको कितना दिया हुआ है, बोर्ड का मास दिया है 10 kg, ठीक। is kept on a frictionless horizontal surface, ठीक है। The boy makes a jump with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। अभी तो ऐसे खड़ा हुआ है बॉय इस पर, थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो बोर्ड से क्या कर जाता है, जंप कर जाता है, बोर्ड से क्या कर जाता है, जंप कर जाता है। बॉय जंप करता है बोर्ड से 5 मीटर पर सेकेंड से। इसका मास है कितना, कैपिटल M, इसकी वेलोसिटी कैसे ले ली है मैंने, कैपिटल V, 5 मीटर पर सेकेंड से, ओके। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड, विथ व्हाट वेलोसिटी डज द बोर्ड रिकॉइल। बोर्ड रिकॉइल किस वेलोसिटी से करेगा, वो ये पूछ रहा है। यार मुझे पता है कि अगर मैं इस बोर्ड से ऐसे कूदूंगा, है ना, इस बोर्ड से अगर मैं ऐसे 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 कूदूंगा तो बोर्ड पीछे की तरफ जाएगा, ये बात पक्की है, ठीक है। तो इस बोर्ड के पास पीछे की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी u, इस बोर्ड का मास है स्मॉल m, ठीक। क्या यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको अगर आप एक सिस्टम मानो, अगर आप इसको एक सिस्टम मानो, तो आप ये देखोगे कि बोर्ड पर बच्चे ने लगाया हुआ है फोर्स और बच्चे पर बोर्ड ने लगाया हुआ है फोर्स, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इंटरनल फोर्स है। कैसे फोर्स है भाई, ये इंटरनल फोर्स है ना। सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया है, 0 हो गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग सकता है, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनिशियल मोमेंटम की, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, क्योंकि ये बोर्ड भी रुका हुआ है और इस बोर्ड पे जो इंसान खड़ा है वो भी रुका हुआ है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम अगर हम देखें तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम इज नथिंग बट कैपिटल M और उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है। M की वैल्यू कितनी है, चलो अभी वैल्यू पुट नहीं करता, M × V, ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ आप देखो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई, तो हम बोल सकते हैं -M × U, क्लियर। यह है आपका फाइनल मोमेंटम, यह है आपका फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इज 0 एंड फाइनल मोमेंटम आपको वो दिया हुआ है। दोनों को हम क्या करेंगे भाई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इक्वेट कर देंगे कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये है 0 इज इक्वल्स टू कैपिटल M की वैल्यू कितनी दी गई है, 25 kg, उसकी वेलोसिटी आपको 5 दे दी गई है, माइनस बोर्ड का मास आपको 10 kg दिया हुआ है ना, उसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है। चलिए, तो 10u इज इक्वल्स टू 25 × 5, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 25 × 5 डिवाइड बाय 10, 5 दूनी 10, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 25/2, यानी कि 12.5 मीटर पर सेकेंड। 12.5 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे काम करता है। अभी आपको इसी लेवल के क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि हम अभी इसी टॉपिक पर पहुंचे हैं। आगे जैसे 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 आगे जैसे जैसे हम लीनियर मोमेंटम और ज्यादा देखते जाएंगे, हम जिस भी टॉपिक में देखेंगे इसको, वहां पर हम इसके क्वेश्चन को क्या कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है, पक्का। देखो मैं चाहूं तो आपको करा सकता हूं यहीं पर सारे केसेस, चाहे वो बॉम्ब एक्सप्लोजन के हो, चाहे वो सेंटर ऑफ मास के हो, चाहे वो रिकॉइल के हो, चाहे वो बोर्ड के केसेस हो, कुछ भी हो, यहाँ पर मैं आपको करा सकता हूँ। बट मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। अगर मैं आपको बिना वर्क एनर्जी पावर पढ़ाए सीधे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन में वर्क एनर्जी पावर के आपको यहाँ कराने लग जाऊंगा, तो आपको हो सकता है जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको कुछ समझ में ना आए। इसलिए मुझे सबके हिसाब से सोचना पड़ता है, और ज़्यादातर बच्चे वो होते हैं जो फ्रेश स्टार्ट लेते हैं, तो हमको उसी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए उनका सोच के। जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनको हो सकता है लगेगा कि सर यहाँ पर तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप करा सकते थे, बिल्कुल करा सकता था, बट वो पर्टिकुलर इस चैप्टर के नहीं होते।
इसलिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे जैसे हम वर्क एनर्जी पावर में पहुंचेंगे, ग्रेविटेशन पहुंचेंगे, रोटेशनल में पहुंचेंगे, सेंटर ऑफ मास में पहुंचेंगे, हम हर तरीके से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी टाइप के बनते हैं, सब सॉल्व कर चुके होंगे। थोड़ा थोड़ा मुझे भी आप टाइम दो, मतलब अपने आप को भी दो, मुझे भी दो, आप भी कंसेप्ट जब तक क्या कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। और मुझे आप टाइम इसलिए दो क्योंकि उन बच्चों का भी मुझे सोचना है जिन बच्चों ने फ्रेश स्टार्ट लिया है ना, तो मुझे तो सबके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मुझे पता है तुम लोग मेरे प्यारे बच्चे हो, मुझे इतना तो सपोर्ट करोगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई, इसी के साथ खत्म होता है आज का हमारा ये लेक्चर, जिसमें हमने न्यूटन के थर्ड लॉ को, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को पढ़ लिया है। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से। आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर टाइप करेंगे magnetbrains.com, तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको जितना भी कंटेंट यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाता है वो सारा का सारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना, वो यहाँ भी अरेंज करके आपको दिया गया है। तो सर अंतर क्या है, हम वहाँ पर भी तो देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि यूट्यूब पर आप जाओगे, आपको दिख गया कि दिशा पाटनी का नया गाना आया हुआ है, आप वो देखने लग जाओगे बजाय लेक्चर के। तो वो सब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें, आप यहाँ जाओगे एक के बाद एक लेक्चर देखते जाओ, टेंशन वाली बात है ही नहीं। और यहाँ पर ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करके दिए गए हैं, ठीक है ना। देखिए इतनी सारी चीज़ें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। अब मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं, तो आप नीट पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अच्छा, नीट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो आपके फाउंडेशन का कोर्स हो, चाहे वो बायोलॉजी का रितिका मैम का कोर्स हो, चाहे वो मेरा फिजिक्स का कोर्स हो, ठीक है ना। अगर आपको फिजिक्स पढ़ने का मन है, आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पढ़ाया हुआ मेरा सारा कंटेंट एक के बाद एक अरेंज आपको देखने को मिल जाएगा। किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो देखिए मैं आपको ऐसे पढ़ाता हुआ यहाँ पर दिख जाऊँगा, ठीक है ना। मैं ही हूँ ना, शक्ल मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है सर। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, बस बदले में चाहते हैं हम थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट आपसे। वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, क्या करके, सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करके, ठीक है ना। इससे हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम आपके लिए और भी नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।